बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। पहले हम समझेंगे कि अधिकार क्या हैं। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ अपने नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और जो राइट्स हैं इन्हें हम अधिकार कहेंगे। तो ये हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, और ये संविधान में इस तरीके से लिखे हुए हैं कि उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, मतलब उनका पालन भी किया जाता है। अगर इनका पालन नहीं होगा तो इन अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये ही चीज़ कि किस तरीके से इनका पालन होता है और इनकी वैल्यू कितनी है हम इस चैप्टर में देखेंगे। संविधान में कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं, मतलब संविधान ने हमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो कौन से दिए हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, उन अधिकारों को हम कैसे सुरक्षित रखते हैं, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका क्या है, और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अधिकारों का महत्व। जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी है, उनका महत्व कितना है। इसमें देखिए 2 स्टोरी दे रखी हैं। ये दोनों स्टोरीज़ हमें बताएंगी किस तरीके से अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है, यानी कि हमारे अधिकारों का शोषण करता है, तो हम उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है ये है 1982 में एशिया के खेलों से पहले निर्माण कार्य सरकार ने कुछ ठेकेदारों को दिया। तो ठेकेदारों ने क्या करा, फ्लाईओवर और स्टेडियम बनाने का काम किया। उसके लिए वो खुद नहीं करेंगे, उन्होंने हायर किया मज़दूरों को हायर करने के बाद उन्होंने क्या करा, उनकी मजदूरी नहीं दी, और अगर उन्हें दी तो बहुत कम मजदूरी दी। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड की हुई है कि अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन कितनी मजदूरी होनी चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करते हैं, उससे कम मजदूरी देते हैं, जिसे कहते हैं बेगार या बंधुआ मजदूरी। तो ये क्या हुआ, ये उनके शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। इस कंडीशन में ये लोग क्या कर सकते हैं, ये जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर है सेकंड स्टोरी, इसमें है मचल लालुंग। ये इसे गिरफ्तार कर लेते हैं, 23 साल का है ये, आसाम के मंडी गांव जिले के चुबरी गांव में रहने वाला था। इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने किसी को चोट पहुंचाई है। ये मेंटली तरीके से स्टेबल नहीं था, मतलब मेंटली ये बीमार था। तो इसे एक हॉस्पिटल जिसका नाम था लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई हॉस्पिटल में कैद में भर्ती करा दिया गया। वहाँ इसका इलाज होता है। डॉक्टरों ने जेल के अधिकारी को 2 बार चिट्ठी भी भेजी कि ये ठीक हो गया है और उस पर जो मुकदमा चल रहा है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2005 में इसे छोड़ा गया जब ये 77 ईयर्स का हो चुका था। तो देखिए इसके 54 ईयर जो थे ये हिरासत में रहा, मुकदमे की एक सुनवाई भी नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने जब राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तो पता चला कि लालुंगा को स्वतंत्र होने का अवसर मिला, मतलब इन्होंने जाके उसे स्वतंत्र कराया। ये तब से जेल में ही थे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी इसके स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन किया गया। तो ये भी अगर इसे नॉलेज होती तो ये भी इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता था। ये दोनों जो स्टोरीज़ हैं ये हमें बता रही हैं कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान ने सभी को दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई तुम्हारे अधिकारों का हनन करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शोषण अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हमने नागरिकों को अधिकार जो दिए हैं वो संविधान में सूचीबद्ध है, यानी कि वो संविधान में मेंशन है जो अधिकार हमें दे रखे हैं। पहले क्या था, प्रजातंत्र में ये सुनिश्चित किया गया था कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार देने चाहिए जिन्हें सरकार जो है हमेशा मान्यता देगी। यानी कि जो सरकार ने जो संविधान में अधिकार लिखे हुए हैं सरकार ने उन्हें मान्यता दी है। अगर कोई उन अधिकारों का हनन करता है तो वह व्यक्ति जिस व्यक्ति ने उसके अधिकारों का हनन किया है उसके अगेंस्ट जाके कोर्ट में अपील कर सकता है, केस फाइल करा सकता है। इसीलिए ये जो अधिकार संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं
और संरक्षित अधिकारों की एक ऐसी सूची है जिसे कि अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। देन संविधान नागरिकों के अधिकार को किस तरीके से सुरक्षित रखती है, क्वेश्चन है आपका। तो नागरिकों के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से अगर खतरा है तो वह व्यक्ति सरकार के पास जाए, वहाँ पे अपील करे और वहाँ पे उसे अधिकारों को सुरक्षित रखने की गारंटी दी जाती है। उन्हें एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसे रिट कहते हैं, जो कि रिटर्न में है, हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा सरकार के अंग हैं, हमने प्रीवियस टॉपिक चैप्टर में भी पढ़ा था, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका। अगर ये भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करते हैं तो इनके अगेंस्ट भी केस अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे यहाँ पर कमेटियाँ थी, तो इसमें 8 कमेटियाँ थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू जिस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अधिकार के घोषणा पत्र की मांग उठाई और यह स्वाभिमानी था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान के निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश किया जाए और उसे सुरक्षित भी रखा जाए। इसीलिए मौलिक अधिकारों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है और इसे संविधान में सूचीबद्ध भी किया गया है। मौलिक अधिकार जो हैं हमारे अन्य अधिकारों से अलग हैं। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, उसके अंदर सब अधिकार दे रखे हैं, यानी कि हर एक मौलिक अधिकार के अंदर उसके पार्ट्स भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास अधिकार हैं, पर जो हमारी सरकार है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी लेती है, वो बाकी अधिकारों के रक्षा की गारंटी नहीं लेती है। फर्स्ट देखिए, इसमें जैसे बता रखा है समता का अधिकार, यानी कि समानता, इक्वेलिटी। हमारे जो संविधान है उसके अंदर अधिकार मेंशन है, उसमें से एक है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे भारत के संविधान में लिखे हुए हैं, मौलिक अधिकार हैं। अगर आप देखेंगे एक अधिकार के अंदर मेंशन है कानून के समक्ष समानता, यानी कि अगर हम समानता के अधिकार लेते हैं तो कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, रंग का हो, अमीर है, गरीब है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, रोजगार में अवसर की समानता। इसी तरीके से स्वतंत्रता का भी अधिकार दे रखा है। आप भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से आप सभा कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है, कोई भी मानव के साथ दुर्व्यवहार या बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकता है। जोखिम काम में आप बच्चों को काम करने के लिए नहीं लगा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता में बताया गया है आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चुन सकते हो, कहीं भी अपनी आस्था और प्रार्थना की आपको आज़ादी है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की आपको स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक, इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण। देखो अल्पसंख्या और बहुसंख्या होते हैं नंबर ऑफ पीपल जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा लोग, और नंबर ऑफ पीपल जहाँ कम लोगों का ग्रुप है उसे हम कहते हैं अल्पसंख्या। तो वो अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का उन्हें अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंदर मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का हमारे पास अधिकार है। तो ये हमारे पास 6 अधिकार दिए हुए हैं संविधान ने, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और इन अधिकारों को पालन करने की गारंटी हमारी सरकार लेती है। बिना किसी भेदभाव के ये सारे अधिकार हमारे लागू किए जाते हैं और जो हमारे देश के नागरिक हैं वो इसे इंजॉय भी करते हैं। समता का अधिकार भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के, हर तरीके से। अनुच्छेद 16A है, इसके अंदर लिखा हुआ है अनुच्छेद में कि कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सरकार में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण का प्रावधान से नहीं रोकेगी। ये हमारे अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है। इसमें 2 बातों के बारे में बताया गया है कि प्रतिष्ठा समानता और अवसर की समानता, यानी कि 16(4)A में साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में
नहीं देखा जाता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आपको पता चलेगा कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक दे रखा है कि आप एक न्यायाधीश हैं, आपको उड़ीसा के पुरी जिले में दलित समुदाय के एक सदस्य हदिबंधु से एक पोस्ट कार्ड मिला। उसमें लिखा है कि समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसमें उच्च जातियों के विवाह में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने होते हैं। आप समझ रहे हैं, जो बड़ी जाति के लोग हैं उनके जाके पैर धोएंगे छोटी जाति के लोग। तो उसने ये काम करने से मना कर दिया, तो उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करी गई, उसे निवस्त्र करके कपड़े उसके निकाल दिए गए और उसे सारे में घुमाया गया। उसने ये भी लिखा कि हमारे बच्चे शिक्षित हैं, उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोजन के बाद जूठन हटाने, बर्तन मांजने की परंपरा का काम करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन हमसे ज़बरदस्ती ये काम कराया जाता है। तो वो उसे पता है कि मेरे अधिकार में आ रहा है कि अगर ये मेरे अधिकार का हनन कर रहे हैं ऊंची जाति वाले लोग, तो मैं इसके अगेंस्ट बोल सकता हूँ। तो उसने यही लेटर न्यायालय के एक जज को लिखा, न्यायालय में लिखा उसने ये है। फिर है आपके अनुच्छेद 21 में दे रखा है कि जीवन दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, आपको आज़ादी है, लेकिन आप अपने अधिकारों को एंजॉय तब तक कर सकते हैं जब तक आपके वजह से दूसरे के अधिकार हनन ना हो, दूसरे के अधिकारों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, आपको जीने का अधिकार है, कोई आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपको मारपीट नहीं सकता। अगर कोई आपको गिरफ्तार करता भी है, फॉर एग्जांपल पुलिस वाले, तो आपको 24 घंटे के अंदर वो न्यायाधीश के सामने आपको प्रकट करना ही पड़ेगा, उसे भेजना ही पड़ेगा कि आपने इसे गिरफ्तार क्यों किया है, अदरवाइज़ उसके अगेंस्ट भी आप केस फाइल कर सकते हैं। निवारक नज़रबंदी, इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने अपराध किया हो। आप सिर्फ आशंका, यानी कि अगर आपको शक है तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है, पूरी प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, निवारक नज़रबंदी किसे कहा जाता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार हम तभी कर सकते हैं, यानी कि पुलिस तभी कर सकती है जब उसने कोई अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी व्यक्ति को आशंका के मतलब अगर हमें कोई आशंका लग रही है, हमें कोई शक हो रहा है, हम गिरफ्तार कर लेते हैं, वो गैरकानूनी कार्य है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने प्रकट करना पड़ता है, न्यायाधीश के सामने उसे लेके जाना पड़ता है। अगर वो नहीं लेके जा रहा है और उसे जेल में ही रख रहा है तो इसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकता है। यह एक बंदी बना सकता है, ये देखो उससे अलग है। इसमें बोला है आशंका, मुझे लग रहा है कि सामने वाला मुझे चांटा मार देगा या सामने वाला मुझे मार देगा, इस बिहाफ पे मैं मुझे अरेस्ट नहीं करा सकती। लेकिन अगर पुलिस को लग रहा है कि ये यहाँ पे रहने वाले लोगों की वजह से समाज में दंगे फसाद हो सकते हैं, अशांति फैल सकती है, तो उस बिहाफ पे वो कुछ समय के लिए उन्हें जेल में बंद कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए होती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष में जाते हैं। फिर है अन्य स्वतंत्रताएं, जैसे कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार आते हैं, जो कि कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है, हर एक का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम अपने अधिकारों का यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे के अधिकारों का हनन न किया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट है आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं। हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर किसी अपराध का आरोप लगा दिया है वह दोषी है, लेकिन न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं ठहराता तो वह दोषी नहीं माना जाता।
यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। यानी कि अगर किसी पुलिस वाले ने या पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ा है किसी अपराध में, उसे सज़ा न्यायालय ही सुनाएगा, लेकिन उस अपराधी की भी पूरी अधिकार बनता है कि वो खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करे। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा आप जेल में नहीं डाल सकते हैं, आप सज़ा नहीं सुना सकते हैं। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। तो ये हमारे हैं आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि अगर कोई आपको बंधुआ मजदूर बना रहा है, आपको दास बना रहा है, ज़बरदस्ती आपसे काम करा रहा है, या बच्चों से जो कि 14 साल से कम है कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक जगहों पे काम कराते हैं, तो उसे शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को बोला जाता है। आप इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आप अपने धर्म को कहीं भी बड़े शांतिपूर्वक तरीके से मना सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, आप अपनी प्रत्येक जो भारत का प्रत्येक व्यक्ति है उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, वो अपने धर्म का आचरण भी कर सकता है। वो धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे कि लोक व्यवस्था, नैतिक स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुप्रथाएं हैं, मानव बलि, तो इसमें बोलेगी सरकार, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आप अपने धर्म को आराम से शांतिपूर्वक मना रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, शांति भंग नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपको पूरी आज़ादी है, आप अपने धर्म को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन आपकी वजह से दूसरे धर्म के लोगों को मन को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। सभी धर्मों को की समानता है। हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हमने सभी धर्मों को इक्वालिटी दे रखी है। हम किसी धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो किसी धर्म के सदस्य हों, ऐसा नहीं है। हमारा धर्मनिरपेक्ष देश इसीलिए है कि ना ही कोई यहाँ पे शैक्षिक मतलब किसी भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे किसी को भी रिलीजियस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, मतलब धार्मिक प्रचलन नहीं है, धर्मों के से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जाता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, यानी कि हम इंडियंस जब किसी भी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में आती है डाइवर्सिटी, हमारे मन में आती है एक विविधता की छवि। भारत जो है, भारत समाज जो है, इसमें कोई समरूप समाज नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पे एक समाज के लोग नहीं रहते हैं, तो इसमें विविधता है बहुत ज़्यादा। हमारे समाज की यह मजबूती है कि अल्पसंख्यक का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ये हमारे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होता है, और वो अपनी भाषा संस्कृति इंजॉय कर सकते हैं, सेफली उसे मना सकते हैं, कोई भी उन्हें किसी भी तरीके से टॉर्चर या डोमिनेट नहीं कर सकता है। फिर कुछ अधिकार हैं जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर आते हैं, उनकी सूची में आते हैं। पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेष्टा रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। अगर गिरफ्तारी का तरीका गैर कानूनी घोषित हुआ तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। दूसरा, जब न्यायालय को लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है किसी व्यक्ति के, तो वो उन्हें परम आदेश देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। निषेध आदेश, अगर निचली अदालत के किसी फैसले में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो आदेश जो फैसला सुनाया गया है वो सही तरीके से नहीं सुनाया गया है, तो वो उन्हें उसे निषेध करने का आदेश दे सकते हैं। अधिकार परीक्षा, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे पद पे नियुक्त है जो कि उसका कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकते हैं। लास्ट इज उत्प्रेषित रिट, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना किसी
कार्य को करे, न्यायालय के समक्ष विचारहीन मामले को उसके लेख आई रिपीट सॉरी जब कोई निचली अदालत सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, यानी कि उसके पास पावर नहीं है लेकिन वो उस काम को कर रहा है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेष्ठ द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो ये हमारे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार के बारे में भी बताया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार है आपका, जिसमें पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश हैं। ये न्यायालयों का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायत आप कर सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं, याचिका पर जांच भी होगी और उसका शोध भी किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य को कुछ अधिकार दे रखे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार हैं कि अगर कोई उनका हनन करेगा या उल्लंघन करेगा तो सरकार उनकी गारंटी लेती है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि समाज की भलाई के लिए राज्य की स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम करने होते हैं, लेकिन ये उनकी गारंटी नहीं लेगी कि अगर ये काम नहीं हुए तो आप जाके इसके अगेंस्ट बोल सकते हो। क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माताओं को पता चला कि हमारा देश आज़ाद हुआ है और उसके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इसमें सभी नागरिकों को इक्वालिटी भी चाहिए, सबका वेलफेयर भी देखना है, यानी कि कल्याण के बारे में भी हमें सोचना है, इनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट भी करना है। तो अब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को इंक्लूड किया हुआ है। अब हमें इसके अंदर ऐसी चीज़ें लेके आनी हैं जो सोसाइटी की भलाई के लिए तो हो, लेकिन हम उसके लिए बाध्यकारी ना हो। तो ये जिम्मेदारी बनती है हर राज्य की, हर एक राज्य की अपने राज्य के लोगों को लेके जिम्मेदारियां बनती हैं, जिसके अंदर ये बोला गया है कि हम वादा योग्य नहीं हैं, हम इस चीज़ का वादा नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि समाज में अच्छे से अच्छे तरीके से हम काम करा सकें, नैतिकता बढ़ा सकें, शांति बनाए रख सकें। अब है नीतिक निर्देशक तत्व क्या है, इनकी एक सूची है जिसमें 3 बातों के बारे में बताया गया है। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व आप संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास है। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की कोशिश भी करी, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और नई फैक्ट्रियां अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उन्नयन और आरक्षण करना। तो ये पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, इनकी कोशिश भी करी है। अब है हमारे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध, उद्देश्य, नीतियां और ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। उद्देश्य क्या बेटा, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का एग्जाम में, एज इट इज़ आप इसे याद कर लेना। ये बना भी आओगे ना तो भी आपको 4 मार्क्स का होगा तो 4 में से 4 मिल ही जाएंगे। थोड़ा सा कंटेंट ऐसे लिख देना अपनी साइड से, जैसे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों की छोटी छोटी डेफिनेशन लिख के फिर ये लिख देना, आप ये फ्लो चार्ट बना देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक रूप में देखे गए हैं। मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों के लिए प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उद्देश्य लोगों का कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधन का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, पशुओं को मारने पर रोक लगाना, पर्याप्त जीवन यापन, महिला और पुरुष को समान काम करने का समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार और काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए बाल्य अवस्था में देखरेख। तो ये कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो हर राज्य के लोग अपने राज्य के लोगों के लिए करते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं पूरे समाज के हित के लिए हैं, लेकिन कभी कभार सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है। कभी कभी जब भी उसने प्रयास किया है तो मौलिक अधिकार टकराव आ जाते हैं,
मतलब मौलिक अधिकार की वजह से वो नहीं पूरे हो पाते हैं। यह समस्या पैदा हुई है जैसे कि जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। जमींदारी प्रथा हमारे देश में पहले थी, उसे हटाया गया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। उसके अलावा एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच परस्पर विरोधी दृष्टिकोण रहा। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसके पीछे धारणा क्या थी कि हमें सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो संपत्ति का अधिकार जो है पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है, उसे रिमूव कर दिया गया है। हमारा चैप्टर बेटा ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई ऐसा टॉपिक है आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।